नमस्कार, मोहताबिश हुसैन। महाराष्ट्र में कल नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आज तमाम दलों के बड़े नेताओं ने पर्चे भरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे की कोपरी पचपखाड़ी सीट से पर्चा भरा। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार बारामती से मैदान में हैं, जहां पर पवार परिवार ने बारामती सीट को फिर से दिलचस्प बना दिया है। वहीं मानखुर्द सीट भी खूब चर्चा में है। यहां पर प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी के खिलाफ नवाब मलिक ताल ठोकने जा रहे हैं। नामांकन की शक्ति प्रदर्शन रैलियों में हाई वोल्टेज बयान भी गूंजे। कोई किंगमेकर बनने का दावा कर रहा है तो कोई वोट जिहाद की राजनीति का आरोप लगा रहा है। महाराष्ट्र में नामांकनों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सबसे अहम रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने ठाणे में महारैली करते हुए कोपरी पाचपखाड़ी से पर्चा भरा। साथ में थे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये मेरी कर्मभूमि है और यही से मैं बड़ा हो गया, नगर सेवक हुआ, अमलार हो गया और मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए मेरा चुनाव जो है, मेरी लाडली बहना, मेरे लाडले भाई और हमारे लाडले मतदाताओं ने हाथ में ले लिया है। इसकी मुझे खुशी है और जो मैंने काम किया है उसका जो कुछ इनाम निश्चित रूप से ये मेरे मतदाता देंगे। और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में सभी रिकॉर्ड अब तक के टूटेंगे और महायुति की सरकार जो है इस राज्य में थंपिंग मेजॉरिटी से पूर्ण बहुमत से आएगी। इधर बारामती सीट को पवार परिवार ने फिर से दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा में भाभी ननद के बाद विधानसभा में अब चाचा भतीजा आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती सीट से पर्चा भरा। उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है, जो एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। पहली बार चुनावी रण में कूदे योगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। अजीत पवार कहते हैं, चुनाव किसी को भी लड़ने का हक, लेकिन जीत उन्हीं की ओर आएगी। ठीक है, उनका अधिकार है। मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अजीत पवार गुट के दो अहम उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट से पर्चा दाखिल करने के लिए पदयात्रा रैली करते पहुंचे। एनडीटीवी से कहा, ये चुनाव उनके पिता के बिना बड़ा कठिन रहेगा। इतने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जिंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है और वो झलक रहा है। और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिली। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूँगा। अजीत पवार गुट से ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक के गढ़ अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। पिता जेल में थे तो बेटी ने ही इस क्षेत्र को संभाला। पर्चा भरने पिता के साथ निकली, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं रहा। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है, बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। किंग मेकर बनेंगे। निश्चित रूप में बिना अजीत पवार के कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे। ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। महायुति में है, लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजीत पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे।
नवाब मलिक के ऐलान के बाद साफ है कि मानखुर्द शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पर्चा भरने के लिए निकले अबू आजमी ने अपनी रैली में एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट काटने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नवाब मलिक बीजेपी द्वारा लाए गए हैं। बीजेपी के भेजे हुए लोग आएंगे। जब 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले 240 पर आ गए ना, तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट तो मिलने वाला नहीं है, तो मुसलमानों को वोट बांट दिया जाए। ये रणनीति अपनाई गई है। बहुत सारे अपने ही लोग हैं माइनॉरिटी के जो अपने इलाके में खड़े होंगे, वोट बंटवा के जितवाना चाहते हैं। पैसे बहुत इनके पास है, पैसे बहुत बांटेंगे। इस चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का नामांकन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ के बीच अमित ठाकरे ने भी माहिम दादर सीट से अपना नामांकन भरा। साहब और हमारे सब महाराष्ट्र सैनिक के आशीर्वाद को लेकर मैं आज फॉर्म भरा हूँ। इसलिए साहब भी आए, बहुत सारे लोग मेरे प्रचार में आए, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर घर तक पहुँचना है, वो लोगों तक पहुँचना है, मुझे मेरी विजन बतानी है। उसके बाद वो कॉल मुझे लगता है वो 20 तारीख को वो लेंगे। सीटों पर सस्पेंस जैसे जैसे खत्म हुआ, राजनीतिक गतिविधियों में न सिर्फ तेजी आई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव भी दिख रहे हैं। वैसे ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प महाराष्ट्र में होता जा रहा है। आज बड़े नेताओं के नामांकन थे, तो उसमें कुछ इस तरह के समीकरण जो है वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करते हैं महाराष्ट्र के इन चुनावों पर। विजय चोरमारे साथ हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और रोहित चंदावरकर साहब हैं हमारे साथ जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, पहले आपके पास ही आता हूँ। यहाँ पर अब सवाल यह है कि किंग मेकर कौन यहाँ पर होगा? दावेदार कई सारे हैं इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? नहीं, किंग मेकर के बारे में अभी कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति जो दोनों धड़े हैं, दोनों की तरफ से जो 145 की तरफ कौन जाता है, नजदीक कौन जाता है। क्योंकि इस बार देखो 6 प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में है। उसे छोड़ के एमएनएस अलग से लड़ रहे, थर्ड फ्रंट अलग से लड़ रहा है, प्रकाश आंबेडकर की वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी अलग से लड़ रहे हैं। इतनी पार्टियां होने की वजह से बहुत सारे निर्दलीय चुन के आने की संभावना है। 1995 में ऐसी एक परिस्थिति आई थी जब निर्दलीय 40 तक निर्दलीय चुन के आए थे। अब 40 तो नहीं मगर 30 के आसपास निर्दलीय चुन के आने का आंकड़ा रहेगा। और मुझे लगता है इस चुनाव में जो दिख रहा है अब तक का चित्र, उसे ये निर्दलीय जो गुट रहेगा वो निर्दलीय गुट ही किंग मेकर रहेगा। अब नवाब मलिक का चुना, नवाब मलिक ने कहा कि अजीत पवार किंग मेकर बन सकते हैं। देखिए कितने कौन सी पार्टी को कितने सीटें मिलती है इस पर ये तय रहेगा और किसको किसकी जरूरत होती है। मैंने पहले भी इस आपके शो में बताया था कि देखिए बीजेपी और कांग्रेस ये 2 पार्टियां छोड़ के, ये 2 पार्टियां सिर्फ एक नहीं हो सकती। बाकी जो 4 पार्टियां है वो 4 पार्टियां किसके भी साथ कौन जा सकता है। चुनाव के बाद जो चित्र रहेगा महाराष्ट्र विधानसभा का 2019 के बाद जो एक चौंका देने वाला चित्र सामने आया था, उसी तरह चौंका देने वाला चित्र सामने आए तो विजय जी, इन 4 पार्टियों के लिए भी एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा ये कि अब लोगों के बीच आप कितना दमखम रखते हैं, ये यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा इस चुनाव में। सही है, लिटमस टेस्ट रहेगा। लोग ये जो एनसीपी और शिवसेना में जो फूट पड़ी उसके बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसका फैसला मुझे लगता है जनता के कोर्ट में होगा कि असली शिवसेना कौन सी है और असली एनसीपी कौन सी है। इसका फैसला जनता के कोर्ट में होगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी उसके बारे में सुनवाई करे, मगर बिल्कुल। तो अब जनता के पास जो है वो यहाँ पर होगा कि वो किस तरफ जो है वो अपना विश्वास जताते हैं। लेकिन रोहित जी, नवाब मलिक के बयान ने कई सारी यहाँ पर चर्चाएं जो है वो खड़ी कर दी हैं। आपको क्या लगता है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन नहीं चाहिए, निर्दलीय लड़ जाएंगे वो चुनाव। तभी जी, ये बात ऐसी है कि नवाब मलिक जो भी चाहते हैं, अभी वो अजीत पवार के साथ है, लेकिन नवाब मलिक को ये ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से कि उनकी बेटी को एक टिकट दिया जाए और उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए जो भी केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं उसमें से। और वहां तक ही बात सीमित थी जब वो महायुति में शामिल हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो भी शिवाजी नगर मानखुर्द से सीट लड़े, यानी कि परिवार में वो 2 सीट लड़े, एक खुद लड़े, एक उनकी बेटी सना मलिक लड़े।
तो इस बात पे बीजेपी 100% एग्री नहीं हो रही है या उसमें बीजेपी का मतभेद है। ऑफ कोर्स अजीत पवार ये दबाव डाल रहे हैं कि नवाब मलिक को दिया जाए वो सीट। देखिए, बीजेपी ने महाराष्ट्र की विधानसभा में ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बहुत ही हार्ड लाइन ली हुई थी नवाब मलिक के खिलाफ, और उनके वो स्टेटमेंट्स और वो जो सब चीजें हैं वो काफी ऑन रिकॉर्ड आ गए या काफी मीडिया में वो प्रभाव उसका रह गया। तो ऐसे ये बात के चलते हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का जो लैंड डील्स वगैरह है उस पे देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि ये कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम के कुछ रिश्तेदारों के साथ डील्स हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम माफ नहीं कर सकते वगैरह, इस तरह के स्टेटमेंट्स देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की विधानसभा में दिए हुए थे। अब थोड़ा सा ऑकवर्ड बीजेपी को ये फील हो रहा है कि हम ऐसे ही एक नेता को अपने साथ कैसे लाए या उनको टिकट कैसे दिए। अच्छा रोहित जी, इसके अगर तो दूसरे इस पहलू पे को हम यहाँ अभी पर देखें, क्योंकि नवाब लास्ट मलिक की पॉइंट बेटी को टिकट दिया गया है, उससे उनको भी एतराज नहीं है। अब जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर अबू आजमी से मुकाबला होगा। वो कह रहे हैं हाँ कि तो आप आ नहीं रहे हैं, आपको भेजा जा रहा है। आपको लगता है तो कोई ऐसा लास्ट एंगल भी हो सकता है यहाँ पर? हाँ, तो लास्ट पॉइंट इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अजीत पवार इस तरह से कन्विंस करने में सक्सेसफुल हुए हैं बीजेपी को कि देखिए, लोकसभा चुनाव में काफी पैमाने पर मुस्लिम जनता के वोट्स सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में, भिवंडी में, मालेगांव में, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, मीरज, सांगली वगैरह एरिया में, बहुत सारे, मराठवाड़ा में भी उद्धव ठाकरे की तरफ गए या कांग्रेस की तरफ गए। उसको काउंटर करने के लिए एक ही ये तरीका है कि हम भी इस तरह के फेसेस हमारे साथ रखें और उनको सम्मान के साथ टिकट दिया जाए। इस मुद्दे पे अभी बीजेपी में थोड़ी दुविधा है, ऐसा मुझे पता चला है, तो उस पे वो आगे पीछे थोड़ा चल रहा है। कल शाम तक ये बात तय हो जाएगी और हम देखेंगे कि किस तरह से आगे जाता है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जो कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बने ना बने, जो भी, वो भी बॉर्डर लाइन पे है। दूसरी तरफ नवाब मलिक, उनकी बेटी और ये सब अजित पवार के साथ, यानी महायुति के साथ रहे ना रहे, वो तो रहेंगे, लेकिन उनको टिकट दिया जाए ना जाए, ये भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। तो ताबिश भी अनसर्टेनिटी का जमाना है, पूरा ही सब खेल इस तरह से है कि मामला किसी भी तरफ जा सकता है कल तक। अच्छा विजय जी, क्योंकि यहाँ पर अजित पवार की बात हो रही है तो अभी उनकी हमने एक प्रतिक्रिया भी दिखाई। एक बार फिर से परिवार के बीच मुकाबला जो है वो यहाँ पर होगा। बारामती से फिर से भतीजे उनके सामने हैं। यहाँ पर अजित पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं युगेंद्र, उनसे यहाँ पर मुकाबला हो रहा है। तो एनसीपी में किस तरह का समीकरण आपको लग रहा है? अगर यहाँ पर दो एनसीपी ये देखें तो आपको कौन भारी होता हुआ लग रहा है इस बार? देखिए तभी जी, अभी इस वक्त ये भारी वाला कोई बता नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को 12 होते विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन में 48,000 वोट ज्यादा थे, मगर तब सामना सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार की तरफ था। बारामती की जनता ने पहले से तय किया है कि विधानसभा में दादा यानी अजित पवार और लोकसभा में ताई यानी सुप्रिया सुले, इस सूत्र के अनुसार उन्होंने लोकसभा को सुप्रिया सुले को मतदान किया हो। मगर बारामती की जनता अजित पवार ने जो वहाँ विकास के काफी सारे काम किए, उसका थोड़ा विचार करेगी, और जो लोकसभा का लीड है वो उतना तो लीड नहीं रह सकता। अजित पवार वो लीड काट के कितने आगे निकल जाते हैं, या बारामती की जनता फिर शरद पवार के साथ रहते हुए जो लीड सुप्रिया सुले को लोकसभा में दिया था वही लीड युगेंद्र के साथ कंटिन्यू करते, यही देखना पड़ेगा। अच्छा रोहित जी, क्योंकि यहाँ पर किंग मेकर की हम बात कर रहे हैं कि कौन यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है इस बार के चुनाव में, तो ऐसे में राज ठाकरे के बेटे जो है अमित ठाकरे, वो भी उन्होंने नामांकन जो है अपना दाखिल किया है। तो ऐसे में राज ठाकरे की भूमिका आप कैसी देख रहे हैं यहाँ पर? अगर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो पहली बात तो उनका मुकाबला कैसा आपको लग रहा है इस सीट पर, क्योंकि माहिम दादर सीट है, ये भी हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर भी कड़ा मुकाबला है तमाम पार्टियों की तरफ से। रमेश, हम लोग कल से सुन रहे हैं, परसों से सुन रहे हैं इनफैक्ट के उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार सदा सरवणकर जो है वहां पे, उन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इनडायरेक्टली कि वो थोड़ा विड्रॉ कर लें, क्योंकि इस मामले में राज ठाकरे की मदद बीजेपी करना चाहती है। राज ठाकरे के पुत्र जो है उनको ये इलेक्शन जीतना आसान हो जाए, इस तरह से वो सोच रहे हैं। शायद ये कैलकुलेशन के चलते शायद अमित ठाकरे ये एक सीट जीत जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज ठाकरे का जो किंग मेकर के बारे में आप पूछ रहे हैं उसमें रोल इतना कुछ बड़ा रहेगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि राज ठाकरे का जो प्रेजेंस है या उनके जो अभी उम्मीदवार
जो खड़े हैं और जिस तरह से तैयारी हो रही है, जो भी हो रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उनकी कुछ ज्यादा संख्या आने वाले विधानसभा में होगी। विधायकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2-3 तक जाएगी। ऐसे में वो किंग मेकर होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन अभी चुनाव के दौरान उनका रोल जो सबको दिख रहा है वो वही है कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों को गिराना या उनके जो वोट्स है उसमें कट इनटू देयर वोट्स, जो हम लोग बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे के जो उम्मीदवार जहां जहां भी है उनके वोट्स जो है उसमें कटौती हो जाए। इस तरह से राज ठाकरे का अभी रोल है। तो ठाकरे वर्सेस ठाकरे, पवार वर्सेस पवार, कई सारे मुकाबले हैं महाराष्ट्र के इस बार के चुनाव में, तो इसलिए बहुत दिलचस्प होता जा रहा है ये जो चुनाव है। बहुत शुक्रिया विजय जी, रोहित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि किस तरह का जो चुनाव है वो आगे बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। तो सवाल यहाँ पर एक तो यह है कि मुख्यमंत्री कौन, और दूसरा बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि किंग मेकर कौन, क्योंकि 4 पार्टियां ऐसी हैं जो अपनी तरफ से अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश इस बार के चुनाव में कर रही हैं। तो अब नतीजे बताएंगे कि कौन कितनी मजबूत स्थिति में होता है, इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। झारखंड में भी 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए कल पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। दूसरे दौर में 38 सीटों पर यहां पर मतदान होना है। उसके लिए आज कई बड़े नेताओं ने अपना पर्चा यहां पर दाखिल किया। बीजेपी की ओर से धनबाद से बाबूलाल मरांडी और जामताड़ा से सीता सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे।